नमस्कार, मैं हूं अमित पाल। सुबह के 10 बज गए हैं। वक्त हो गया दमदार 10 का। दमदार 10 में सबसे पहले बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने फोन कॉल के जरिए खुद को मोदी का बड़ा फैन बताया। ट्रंप ने कहा कि वो मोदी से बहुत प्यार करते हैं। टैरिफ वॉर, सीज फायर के बाद ट्रंप के बयान भी आए। रूस से तेल खरीदने पर दोनों देशों के बीच खटपट भी होती रही, और ट्रंप के बयान भी बड़े मायने रखते हैं इस दौरान। ट्रंप ने कहा कि भारत जब भी चाहे अमेरिका और वो खुद साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% यानी कि 100% भरोसा रख सकता है, और दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब आए हैं। I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. आई लव मोदी, आई एम ए बिग फैन ऑफ मोदी। मुझ पर 100% भरोसा रख सकता है भारत। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये सारी चीजें क्यों कह रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजीत जी भी मौजूद हैं और साथ ही सज्जन जी भी हैं। अजीत सर, इससे पहले कि ये बयान को लेकर हम चर्चा शुरू करें, एक और बयान आया, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, नजाम सेठी। नजाम सेठी जी ने कल अपनी एक प्रोग्राम के दौरान बहुत अहम चीज कही। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अमेरिका से नाराज चल रहा है, नाराज है भारत, और यही वजह है कि रूबियो को जल्द भेजा गया कि आप जाओ भारत में जाके मोदी के पांव पकड़ लो और उनको किसी भी तरह से मनाओ। ये उनके बयान थे सर। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसी तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं कि जहां खुशामदीद होते ना किया जा रहा है, खुशामद की जा रही है। देखिए, अब इस बात को, ये डिप्लोमेसी में आमतौर पर इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है, और डिप्लोमेसी व्यक्ति केंद्रित होनी भी नहीं चाहिए। कूटनीति कभी व्यक्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए। देशों के संबंध होते हैं, भारत और अमेरिका के संबंध हैं, और वो बड़े पुराने संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, काफ़ी समय से संबंध दोनों के सुधरे हैं। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, एक उनका टोन जो है वो पैट्रोनाइज करने का है। आप भारत को पैट्रोनाइज करने की कोशिश मत करिए, न नरेंद्र मोदी को पैट्रोनाइज करने की कोशिश करिए। भारत अपना हित जानता है। आप 100% हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, यह आपकी बातों से हम नहीं जज करेंगे, काम से करेंगे। आपके काम से हम जज करेंगे। आपके साथ हमारी व्यापार की वार्ता चल रही है, जो कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बहुत आगे बढ़ गई है बातचीत। वो बातचीत क्या होती है, हमारे साथ किस तरह के व्यापार की शर्तें तय होती हैं, हम इस आधार पर जज करेंगे। भारत पाकिस्तान के संबंधों में आपकी क्या भूमिका रहती है, हम इस आधार पर आपको जज करेंगे। क्वाड को लेकर के आपका क्या रुख होता है, चाइना की विस्तारवादी नीतियों से अगर हमको कोई परेशानी होती है, उसमें आपका क्या स्टैंड होता है, हम इसके आधार पर आपको जज करेंगे। डिप्लोमेसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन में भी आप हमारे साथ किस तरह से खड़े होते हैं, इस आधार पर आपको जज किया जाएगा। भारत के जो पेशेवर वहां अमेरिका में हैं, उनको वीजा को लेकर के आपने जिस तरह की शर्तें लगाई हैं, उन पर आपका क्या रुख होता है, इस आधार पर आपको जज किया जाएगा। छात्रों के साथ आपका क्या बर्ताव होता है, भारत के लोगों के साथ जिस तरह की नस्ली टिप्पणियां और भेदभाव होती है, उसमें आपका क्या रुख रहेगा, इसके आधार पर आपको जज किया जाएगा। भारत के साथ जो आपके विदेश मंत्री ने यहां आकर के कह दिया कि $500 अरब का कमिटमेंट भारत ने किया है खरीदने का, कोई कमिटमेंट नहीं है। इसके पहले हुआ था कि भारत ने इंटेंट जाहिर किया है, भारत ने मंशा जताई है कि आपसे हम $500 अरब का सामान 5 साल में खरीदेंगे, नहीं तो हम 50 लाख करोड़ का सामान क्या आपसे खरीद लेंगे 5 साल में। इस पर आपका क्या रुख रहेगा, हम इसके आधार पर आपको जज करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, ये ट्रंप जो है, कवर करते हैं इन सब बातें कह के, और प्रधानमंत्री को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। दुनिया के 32 मुल्कों ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है। ये आप उनको अपना कभी दोस्त कहें, कभी फैन कहें, कभी एक चीज जो सामने आई हो, ये इससे कुछ नहीं हासिल होना है। नहीं, देखिए, अगर नजाम सेठी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो बातचीत होती होगी ना, जिस तरह से अमेरिका के बहुत करीब बस पाकिस्तान जाता हुआ नजर आ रहा है। सज्जन जी, एक चीज मैं जोड़ देता हूं, फिर मैं आपसे सवाल भी ले रहा हूं। एक है कि प्रधानमंत्री मोदी को कई बार बोला गया कि आप व्हाइट हाउस आइए, जब वो कनाडा गए थे, वो नहीं गए थे।
फोन पर बातचीत हुई थी, जिसको लेकर साफ साफ हमेशा बताया गया कि फोन पे इतनी ही बातचीत हुई, उससे ज्यादा नहीं हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन जब निजाम सेठी ये कहते हैं कि भारत में रूबियो को तुरंत भेजा गया, और देखिए साथ में इन्होंने एक और बात की जो हमने सबने देखा, मार्को रूबियो कोलकाता उतरे, रेड कारपेट कोई वेलकम उस तरह का नहीं था। जिस तरह से मार्को रूबियो किसी और देश में जाते हैं तो बड़े बड़े मंत्री जाके उनके आवभगत में लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत ने बता दिया ना कि हमने शक कर दिया आपको, हम आपको क्या बोलते हैं, हम खुश नहीं है आपसे। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे जो कोलकाता में उतरे उसके बाद ये कयास भी लगाइए कि जो डिप्लोमेटिक वेलकम होता है, जो स्केल होता है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। ये वही वाकया है, अगर आप याद करें कि एक बार देवयानी खोबरागड़े हमारी IAFS थी और उनकी मेड को लेके प्रतीक भरारा वहाँ का था, और जब अमेरिकन एम्बेसी ने किया था कि यहाँ के एक मेड को, तो उस समय अमेरिकी एम्बेसी के सामने से सारे सुरक्षा के इंतजाम हटा दिए गए। तो कहने का मतलब है कि समय समय पर भारत जो है वो अपनी एक कूटनीतिक और स्वायत्तता इन संकेतों से दर्शाता है। बात यहाँ पे क्या है? बात यहाँ पे देखिए, पिछले 30 साल से जो भारत और अमेरिका की कोल्ड वॉर के बाद जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, खासकर सामरिक तरीके से, चाइना को लेके, व्यापारिक तौर से लेके, और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात थी कि इंडिया के स्किल लोग वहाँ जाके कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो जो एक सोसाइटी के लेवल पे गुडविल थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खराब हुई, तो वो खराब हुई। कारण उसका ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप, पहले तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, हर जगह का क्रेडिट लेना। दूसरा क्या है कि जैसा अभी बताया गया कि जिस तरह की टिप्पणियां हो रही है और जिस तरीके से हर बार आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे कि आपकी मर्जी के बिना कुछ होगा नहीं। आपने सज्जन जी स्टेटमेंट की बात की, एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इस दौरान सुनने को मिला था मार्को रूबियो की ओर से, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो भारत दौरे पर आए हुए हैं, तो कुछ देर पहले वो दिल्ली से आगरा के लिए रवाना हो रहे थे। इस बीच रूबियो के एक सवाल के जवाब की बहुत चर्चा हो रही है, आप सब जानते ही हो क्या है। दरअसल रूबियो और एस जयशंकर की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था कि हर देश में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, और भारत में भी होंगे और साथ ही साथ अमेरिका में भी होंगे, जो ऑनलाइन या फिर सरेआम आपत्तिजनक बातें करते रहते हैं, लेकिन इससे किसी देश की असली पहचान तय नहीं होती। हमारे देश को दुनिया भर से आने वाले लोगों ने मजबूत बनाया है। I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. The United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. और आगरा रवाना होने से पहले मार्को रूबियो का एयरपोर्ट पर भी इस टिप्पणी जो उन्होंने की थी नस्लीय मतभेद को लेकर, जो जातीय टिप्पणी की जाती है, नस्लीय भेद की टिप्पणी की जाती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको सुनाते हैं। I don't know who he was talking about, but I figured, I assumed that he was talking about like people posting stuff online. I don't even know, some of those could be a troll, it could be a bot, I don't know. So that's why I asked him specifically, can you tell me what you're talking about and who you're talking about? He didn't have a specific example. But the bottom line is that in the modern era, you go online and there are people saying all kinds of crazy stuff online. I don't even know if they're real people or who they are. So, but I didn't know where he was coming from. I think there's something. अब देखिए, सफाई देते इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था, हम आपको बताते हैं। और वो एक पॉडकास्ट में थे, पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने जो बात कही थी भारत को लेकर और चीन को लेकर, जो शब्द कहा था मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन वही शब्द था जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया था जब इनको पता नहीं था। शायद जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने को बोलते बेवकूफ लोग होते हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रपति को बेवकूफ कहा था। वो 4 पेज की ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ। और जिस पॉडकास्ट में हुई ये बात हुई थी, जिसने हम आपने नहीं किया, हम यूज कर रहे हैं, उन्होंने उस पॉडकास्टर ने नरक कुंड कहा था भारत को। और उस 4 पेज के ट्रांसक्रिप्ट को राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पर। बिल्कुल। तो ये तो ट्रंप करते हैं जानबूझ करके। और जिस तरह की नस्ली राजनीति, जिस तरह से वाइट मेल कैथोलिक सुप्रीमेसी की बात इन दिनों अमेरिका में चल रही है, मार्को रूबियो तो उसका प्रतीक है ना। मार्को रूबियो और जेडी वेंस, ये 2 लोग हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को रिप्लेस करने में अगले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की होड़ में। दोनों के साथ समस्या ये है कि जो जेडी वेंस है, मल्टीफेथ फैमिली है उनकी पत्नी हिंदू है, भारत की है, और इनके रूबियो के साथ प्रॉब्लम है कि ये क्यूबन इमिग्रेंट्स की संतान है। तो दोनों को अपने को ज्यादा वहां शो करना होता है, अपना कैथोलिक पहचान अपनी। इनको तो बाइबल मैन कहा जाता है ना, वहां ये बाइबल की पंक्तियों से दिन शुरू करते हैं। तो ये उसी तरह की टिप्पणियां खुद भी ये लोग करते रहते हैं। अब जब पूछ दिया गया, कल तो हड़बड़ाए हुए इसका बयान देकर के घूम रहे हैं। आपने वो काम किया है जिसकी कोई अभी तत्काल उसका कोई वो नहीं हो सकता। आप अगर रिमोर्स आप नहीं रिग्रेट शो करते हैं, आपने हिंदुस्तान के लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगा करके और ये सेना के जहाज में बिठा करके भारत भेजा हुआ है। ये किस सभ्य देश में होता है?
और आप उसके बाद आकर के कह रहे हैं कि एक बार आप कह दीजिएगा कि प्रधानमंत्री हमारे दोस्त हैं तो सब लोग खुश हो जाएगा आपके। आप कुछ करके दिखाइए। आप अभी क्वाड के लिए ही आए हुए हैं, क्या करिएगा? क्वाड की बैठक 24 में होनी थी भारत में। तो पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमको एक मौका दीजिए, हम अपने गृह राज्य में कुछ करना चाहते हैं, तो 24 का आपने वहां कर लिया, 25 का होना था वो नहीं हुआ, और 26 में भी सम्मेलन नहीं हो रहा, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें फिलहाल आ नहीं रहे हैं। संजन जी, आप इस पे अपनी कोई एक बात रखना चाहेंगे? जिस तरह से मार्को रूबियो अब बचते फिर रहे हैं, लेकिन जो उनके राष्ट्रपति के भाव हैं भारतीयों के प्रति, वो तो जगजाहिर हो चुका है। अब जितना भी कह ले कि आई लव इंडिया, सब चीजें। नहीं, देखिए 2016 में कैंपेन था, उन्होंने इंडियन कॉल सेंटर और आउटसोर्सिंग को लेकर टारगेट किया था अपने इलेक्टोरल कैंपेन में। उसके बाद इंडिया को लेकर इनका मागा बेस जो है, उसमें बड़े बड़े पॉडकास्टर से लेके इनके जो प्रोमिनेंट फेसेज हैं वो, और कारण ये नहीं है कि इंडिया वाले वहां पे बर्डन है, कारण ये है कि इंडियन वहां पे स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड मतलब आप वहां की मेडिकल 80% वहां की जो टॉप मेडिकल फैसिलिटी है वो इंडियन डॉक्टर्स चला रहे हैं। तो ये जो इंडिया का एक हाई पिच राइज वहां पे विजिबल जो हुआ है, उसको टारगेट किया जा रहा है। आप कभी टारगेट करते हैं कि बाकी जगह के इमिग्रेंट आ रहे हैं, और शायद यही वजह कि भारत की जो बढ़ती हुई साख है पूरी दुनिया में, खासतौर पे यूरोपीय देशों में, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बनता हुआ जा रहा है। इस पर आगे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे चर्चा का विषय है, सबसे बड़ी चर्चा का विषय है, वो है तेल। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। अब टॉप गियर में आप कह सकते हैं पिछले 10 दिन में चौथी बार है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल अब ₹2.61 प्रति लीटर हो चुका है, डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ऑल टाइम हाई पर है और दूसरी बार 100 के पार पहुंच चुका है, यानी कि अब पेट्रोल के दाम 100 प्लस हो चुके हैं ज्यादातर इलाकों में। दिल्ली में तो हो ही गए हैं। अब इससे पहले दिल्ली में 7 जुलाई को 2021 को पेट्रोल की कीमत 100 के पार गई थी और अब दूसरी बार पेट्रोल ने सेंचुरी लगाई है। अब 10 दिन में करीब ₹8 डीजल के दाम बढ़ने से यह भी सैकड़े के करीब पहुंच गया, यानी कि 2021 के बाद अब 2026 में ऐसा हुआ है। कोलकाता में आज डीजल की कीमत ₹99.82 के करीब पहुंच चुका है। जो महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, उस पर आप कह सकते हैं कि एक और बार है। अब खेती की लागत में भी इजाफा होगा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि डीजल का इस्तेमाल होता है पंप चलाने के लिए, वैसे ही बस है, ऑटो, टैक्सी, जो भी डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, अब किराया बढ़ना तय माना जा रहा है। अब अगर हम पूरे दुनिया की ओर से देखा जाए, तेल के दाम जो बढ़ते हुए जा रहे हैं, अजीत जी, मैं एक बात आपसे इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो थोड़ा कंपैरिजन करना चाहिए। भारत में अभी 100 प्लस हो रहे हैं तेल के दाम, और अगर भारत के साथ हम करें तो अमेरिका में 75 से 90 रुपए प्रति लीटर हो गए, जो वहां पर करीब 44% तक बढ़े हैं। उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में 150 रुपए प्रति लीटर, मैं आपको स्टर्लिंग पाउंड में नहीं बता रहा हूं, भारत के करेंसी के हिसाब से बता रहा हूं, 150 रुपए प्रति लीटर है। फ्रांस में 140 है, जर्मनी में 136 है, नॉर्वे में अभी भारत प्रधानमंत्री गए थे, वहां पर 136 रुपए प्रति लीटर है, नॉर्वे के 164 है, इटली में 144 रुपए है। तो अब भारत ने तो काफी कोशिश की कि किसी तरह से इसको कंट्रोल में किया जाए, अब नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक तो जब सारी चीजें हम लोग लगभग, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं डेवलप देश नहीं कर पा रहे हैं तो भारत कैसे कर लेगा? डेवलप कंट्रीज के अपने अपने उस पैरामीटर्स हैं, उनके यहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी, उनके यहाँ दूसरी चीजें और बहुत हैं, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे फिर हम लोग उलझ जाएंगे चीजों में। हमारे यहाँ उनके यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत है और उस आय के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत कम है। नॉर्वे आप कह रहे हैं 136 रुपए अगर बेचा तो बहुत ही सस्ता, 164 रुपए तो बहुत ही सस्ता है। नॉर्वे के पास इतना रुपया है, नॉर्वे के सॉवरन फंड में अपने हर नागरिक के लिए 400 करोड़ रुपया है। तो नॉर्वे की वो सब छोड़ दीजिए, उन सब बातों के साथ हम लोग को तुलना नहीं करनी चाहिए। ये अभी हम लोग के यहाँ भी जो बढ़ी है, जब 90% तेल आप आयात करेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे? सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल बात है कि 90% तेल हम लोग 89% आयात कर रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्शन होता था 20% 22% जो पहले था 20-24, वो भी कम हो गया है। तो हम लोग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। तो दो समस्या है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है हर जगह, और दूसरी समस्या है कि आपूर्ति भी प्रभावित हो गई। तो अब सरकार के पास कोई चारा नहीं है। देखिए, 1000 करोड़ रुपया रोज का घाटा था, और ये बात कुछ छिपी बात नहीं है, सब जानते हैं कि 1000 करोड़ रुपए का घाटा था। इसका मतलब एक तिमाही में, पहली तिमाही में ही 90,000 करोड़ का घाटा। पिछले पूरे साल में 72,000 करोड़ का मुनाफा है इन पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का, और इधर एक तिहाई में 90,000 करोड़ का घाटा है। तो इस घाटे को कम करने के लिए सरकार ने भी अपना 10 रुपया का जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम की हुई है। तो दोनों लेवल पर सरकार ने कोशिश की, एक्साइज ड्यूटी भी घटाई, इनका भी कुछ दिन तक घाटा चला, अब नहीं चल सकता है। सर, इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि सज्जन जी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कई बार बैड भी बड़े होते हैं, यानी स्टेट्स के ऊपर भी काफी कुछ रहता है कि स्टेट्स भी चाहे तो उसको कम कर सकते हैं। एक होता है कि उसमें टैक्स भी लगता है, लेकिन
एक बात कहनी पड़ी, क्योंकि मैंने बताया था 2021 में 100 रुपए हुए थे, कोविड का टाइम था, उसके बाद से 2022 से भारत ने तो आपको डाइवर्सिफाई किया ना, 70% उन्होंने हटाकर मिडिल ईस्ट से निकाल के दूसरे देशों पर भी उन्होंने तेल को लाना शुरू किया, जिससे कि अभी हमें कम से कम तेल लाने की तो क्राइसिस नहीं हो रही, दाम बढ़ रहे हैं। 1/3 हमारा तेल जो है वो रसिया से आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। कम होने के बाद 40% हाँ। तक चला गया था, अभी कम होने के बाद भी 1/3 के करीब है। उसके बाद आप देखिए कि जो खाड़ी देशों के अलग अलग देश है उनसे आ रहा है, वेनेजुएला से आने की बात हो रही है, यूएस से भी आने की बात हो रही है। तो उस तरीके से क्या है कि आपका सोर्स डाइवर्सिफाई हो रहा है। दूसरा 16 से 18 रुपए पर लीटर वो तेल उत्पादक कंपनियों को घाटा हो रहा था, तो आपको उसे उसकी पूर्ति करनी है। और स्टेट का इसलिए मसला है कि आप यहाँ दिल्ली से अगर बंगाल के लिए चले तो हर कोई चाहेगा कि यूपी में टैंक फुल करवा ले, क्योंकि यूपी में तेल सस्ता होगा, बिहार में उससे थोड़ा महंगा होगा, बंगाल में और महंगा हो जाता है ये करके। तो ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने वो जनता को, लोगों को कितनी वो राहत दे सकते हैं। बहरहाल लेकिन अब ड्यूटी घटाई, वैसे स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर कुछ वैट कम करते हैं, स्टेट भी अपना टैक्स कम करते हैं तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन हर एक राज्य की अपनी अपनी नीति होती है, लेकिन हाँ, लेकिन एक कानून है, मुझे लगता है कि जो पूरे भारत में लागू होने को लेकर बात तो चल रही है, बीजेपी की सरकारें तो अपने अपने राज्यों में इसको लागू करने के लिए लगातार कदम भी उठा चुकी है, यूकेडी में तो लागू भी हो चुका है, मैं यूसीसी की बात कर रहा हूं। और क्या मोदी सरकार बहुत जल्द ही ये कानून देश भर में लागू करने जा रही है, क्योंकि यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा ऐलान किया है जिसने देश की सियासत का पारा हाई कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दो बड़ी बात कहती है। अमित शाह ने लाल किले से देश के तमाम आदिवासी समुदाय को गारंटी दी है। शाह ने ऐलान किया है कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होगी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से जनजातीय समाज के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही अमित शाह ने धर्मांतरण गैंग पर भी प्रहार किया है। शाह ने कहा है कि लोभ लालच देकर और जबरन कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। अमित शाह ने यह बात धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के लाल किले के मैदान से की है। जनजातीय संस्कृति समागम हुआ था। उन्होंने सिर्फ देश के आदिवासी समाज को यूसीसी से बाहर रखने का भरोसा नहीं दिया है, बल्कि धर्मांतरण गैंग वालों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। सबसे पहले सुनिए आदिवासी समाज के सामने अमित शाह ने धर्मांतरण को लेकर क्या कहा। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ लालच जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन यापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। अब यूसीसी को लेकर विपक्ष कई तरह के भ्रम भी फैलाता आ रहा है। विपक्षी कहते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद न सिर्फ मुसलमानों के मजहबी हक छिनेंगे, बल्कि आदिवासी समाज के अधिकार भी हनन होगा। लेकिन अब अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आदिवासी समाज विपक्ष के झांसे पे ना आए। और अमित शाह ने कहा कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू किया गया है या जाएगा, वहां विशेष कानून बनाकर जो जनजातीय हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। दो राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है।
अजीत जी, जैसा कि यहाँ पर अभी बताया उन्होंने कि आश्वासन दे दिया है कि जो जनजाति हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, ठीक है सर। लेकिन जो उन्होंने धर्मांतरण को लेकर कहा है, छत्तीसगढ़ में जसपुर एक ऐसी जगह है जहां पर मैंने देखा कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च वहां पर मौजूद है, एक जनजातीय क्षेत्र में। बड़ी हैरान करने वाली बात थी है। आप देखिए, और ये स्थिति झारखंड में भी है, ये उड़ीसा में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। तीनों जो आदिवासी बहुल राज्य हैं भारत के, वहाँ ईसाई मिशनरियों का काम काफी बहुत पहले से चल रहा था, और उसको काउंटर करने के लिए आरएसएस ने भी हर जगह अपना वनवासी कल्याण केंद्र खोले और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जितना पैसा आता है धर्मांतरण को लेकर के और जिस तरह के प्रयास होते हैं, उसको अब जाकर के धीरे धीरे उन चीजों को अब काफी कंट्रोल हुआ है। अब काफी उसको, अब पहले के जैसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के 12 साल में। लेकिन ये जो यूसीसी है ना, इसका एक मॉडल बन गया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की कटौती से लोग बेहाल हैं, लेकिन अब सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद पूरा सिस्टम एक्टिव हो चुका है। बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन और सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और स्पष्ट निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की सप्लाई हो और साथ ही लोगों की शिकायतों को तुरंत समाधान किया जाए, निस्तार किया जाए। अब बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन की सभी इकाइयों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए निर्देश दिए हैं। बिजली सप्लाई के आदेश का पालन ना करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले ही यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अधिकारी जैसे गाजियाबाद और मेरठ में इंजीनियर्स को निलंबित किया जा चुका है। अब प्रदेश के सभी कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखने के लिए कहा गया है और इसके लिए यूपी सरकार के मंत्री खुद भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब सीएम योगी के आदेश के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने लखनऊ में 1912 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और साथ ही शिकायतें करने वाले लोगों से सीधे बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा और ठीक करने का दावा भी किया। जी, क्या आपकी शिकायत थी भैया बिजली से संबंधित? ठीक है, ठीक है। फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, आपने कब किया शिकायत? हमने शिकायत और लोगों ने पहले किया था, हमने भी कल शिकायत किया है। ठीक है, ठीक है। पहले से कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश सरकार की ओर से यानी अखिलेश यादव की ओर से सरकार पर हमलावर हुए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में असहनीय महाविद्युत आपदा है, जिसकी वजह से लगातार बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए भयभीत बीजेपी के विधायक सांसद दिखावे के लिए चिट्ठी के रूप में जिस कागज कवजी को लेकर घूम रहे हैं, कागजी कवच को लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं आएगा। वो चिट्ठी दरअसल अपनी सरकार को लिखी गई है, जनहित का पत्र नहीं है, बल्कि बीजेपी के डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनावों में टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। अब जो अखिलेश यादव की ओर से अजीत ये ट्वीट किया गया है, क्या वाकई में ऐसा है या फिर जो विधायक है सचमुच चाहते हैं कि भाई बिजली का जो है ठीक कर दो, नहीं तो लोग आगे हमें कोस रहे हैं? ये तो मतलब फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर इसको बोलते हैं। वो तो मजे लेते रहते हैं ना अखिलेश यादव। उनको लग रहा है कि किसी विधायक ने अपनी सरकार के लिए कि सरकार को चिट्ठी लिखी कि बिजली की आपूर्ति ठीक की जाए, तो इसका मतलब है कि ये समाजवादी पार्टी को उन्होंने आवेदन दिया कि हमको टिकट दे दीजिए। ऐसा नहीं होता। ये कोई आदमी अपनी पार्टी को जनहित का मुद्दा नहीं, अपनी पार्टी के सामने अखिलेश जी मौका नहीं छोड़ते हैं। वही उन्होंने ये मौका भी नहीं था, लेकिन उनको अपनी राजनीति करनी थी, उन्होंने कर दी। देखिए, बिजली की समस्या पर हम लोग लगातार यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं आपके साथ भी, और समस्या असली ये है कि आपका पावर परचेज एग्रीमेंट, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका ट्रांसमिशन, इसको आपको इफिशिएंट तरीके से चलाना है। आपने एग्रीमेंट किया है, आपने इस बात का असेसमेंट किया या नहीं कि पीक डिमांड आपकी कितनी होगी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपने बिजली खरीदी या नहीं। और यह असली समस्या ये है जिसकी बात हम लोग अभी सुन रहे थे, बिजली मंत्री जो कर रहे थे कि 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां आपने उस इलाके में 25 केवीए का बिजली का कनेक्शन दे दिया। अब ट्रांसफार्मर ट्रिप होगा ना, और उसकी सुनवाई नहीं है उसकी। यानी कि पावर जनरेशन में दिक्कत नहीं है। मैं तो देख रहा था करीब 28 तो बड़े बड़े अच्छे खासे मतलब थर्मल पावर्ड प्लांट है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 35 है, 35 के करीब है, और एक तो नरोरा में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, और सोनभद्र में 3 सबसे बड़े आपके पावर थर्मल प्लांट है। तो इसके बाद भी अगर बिजली जनरेशन हो रहा है तो
क्या ट्रांसमिशन, जैसा बता रहे हैं कि ट्रांसमिशन में दिक्कत आ रही है? ट्रांसमिशन, और दूसरा ये भी है कि मिस मैनेजमेंट। अब देखिए, ये तो अभी तो पीक डिमांड है, अभी पूरी भीषण वो हीट वेव चल रही है, लेकिन पहले भी आप देखें, अगर उत्तर प्रदेश बाकी मामलों में, लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में, इन्वेस्टमेंट के मामलों में अपने पड़ोसी राज्यों से काफी आगे जा रहा है। बिहार है, झारखंड है, बंगाल है। लेकिन अगर आप बिजली की आपूर्ति के मामले में अगर जाके देखें, लोगों का रोजमर्रे का अनुभव आप पूछे पिछले 1-2 साल में, तो आप देखेंगे कि वहां पे पावर कट जो है फ्रीक्वेंट है। अभी तो पीक आया है और असहनीय गर्मी है, तो लोगों की समस्या, ये पूरा का पूरा जो फेलियर है, ये मिसमैनेजमेंट का है। ना तो आपके पास प्रोडक्शन की कमी है, बिल्कुल, ये ना तो सप्लाई की कमी है, उसको किस तरीके से आपको ट्रांसमिट करना है और लोगों को कस्टमाइज तरीके से ध्यान में रख के। आपको पता नहीं था हीट वेव आ रहा है तो पीक डिमांड होगा, तो सवाल है कि राशन और शासन के बीच में और भी जरूरतें हैं लाभार्थी वर्ग की। यानी कि पावर जनरेशन की पूरी सुविधा उत्तर प्रदेश में है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो सप्लाई की जा रही है और किस तरह से सप्लाई की जा रही है, उसी को मैनेज करना है। तभी हर किसी के पास शहरों में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे की बिजली की सप्लाई होगी, और जो ऐसा नहीं करेगा उसके ऊपर सीधे कार्रवाई होने जा रही है। अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के एक और निर्देश की या फिर फैसलों की, क्योंकि बकरी ईद और बड़ा मंगल को लेकर भी सीएम योगी एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरी ईद को लेकर पुलिस ऑफिसर्स और डीएम को आदेश दिया है कि बकरी ईद के दिन किसी भी हालत में खुले में नमाज ना हो, नमाज मस्जिद परिसर में पढ़ी जाए, खुले में किसी तरह की कुर्बानी ना हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना की जाए, बकरी ईद का त्यौहार पुरानी परंपरा से मनाया जाए। इसके साथ ही सीएम ने साफ सफाई को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। कुर्बानी के बाद गंदगी ना फैलने के लिए भी कहा गया है। साथ ही हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ईदगाहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। ये कुछ कड़े निर्देश इस वक्त योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। जैसा कि साफ है, 10 इस तरह के पूरे निर्देश हैं। और एक बार फिर से बता दूं तो उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल अभी से काफी तेज हो गई है, और इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर पहुंचे। यह दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान संघ प्रमुख संगठन से लेकर सरकार के काम की समीक्षा करेंगे और संगठन के कामकाज, अभियान और भविष्य की रणनीति पर मंथन भी किया जाएगा। तो एक तरफ अजीत जी योगी आदित्यनाथ की ओर से मतलब बकरी ईद को लेकर काफी सारी बातें की गई हैं, तो शुरुआत उससे करें। और साथ में मोहन भागवत जी इस वक्त पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी यूपी की आपने 3 खबरें दिखाई, तीनों में योगी आदित्यनाथ हैं, उनका आगे का लेकिन साथ में संघ प्रमुख भी हैं। अब संघ प्रमुख भी जुड़ गए उसमें। बिजली वाले मामले में भी इस बात पर भी सोचना चाहिए कि क्यों सीधे मुख्यमंत्री को इंटरवेन करना पड़ रहा है। ये भी तो है, बिजली मंत्री ए.के. शर्मा एक एफिशिएंट ऑफिसर रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं वो, तो एक इंटरनल पॉलिटिक्स का भी है, उस पर हम लोग को ज्यादा नहीं वो है, लेकिन फिलहाल तो बिजली सप्लाई पे ध्यान दें। तो इसलिए मुख्यमंत्री को डायरेक्ट इंटरवेन करना पड़ा। क्यों नहीं करना चाहिए? मंत्री अपने हिसाब से करें, मुख्यमंत्री का तो सारे विभाग हैं, तो करना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या ज्यादा है, और चुनाव का साल है, चुनाव के पहले वाली आखिरी गर्मी है, तो इसमें चीजें ठीक रहे। उसी तरह चुनाव के पहले की आखिरी बकरीद भी है, अगले साल चुनाव है फरवरी मार्च में, तो इसमें भी एक नैरेटिव सेट होना है। देखिए, ये साफ सफाई, खुले में कुर्बानी ना हो, ये तो जनरल नॉर्म से, ये खुद ही मुस्लिम समाज के लोगों को पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उसी दिन कहा, योगी आदित्यनाथ ने, कि भाई आप लिमिटेड करिए ना, आप किस्तों में नमाज पढ़िए, आप आबादी क्यों बढ़ाते हैं, ये भी उन्होंने कहा, ये भी उनके नैरेटिव का पार्ट है। तो ये मुस्लिम समाज को खुद भी सोचना चाहिए है कि आप खुले में कुर्बानी करते हैं, खून ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हैं, इससे दूसरे लोगों, एक साफ सफाई गंदगी भी है, दूसरे लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इसको पुलिस सख्ती करके मनवाए, ये तो ये अपने आप में एक अजीब सी चीज है, उन लोगों को खुद ही मानना चाहिए। और हाईकोर्ट को लेकर तो एक निर्देश भी आया था ना, खुले में नमाज नहीं करना चाहिए। खुले में नमाज मत पढ़िए, सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, आप खुले में कुर्बानी मत करिए, हुड़दंग मत करिए, त्योहार जिस तरह से मनाना है मनाइए। ये सारे निर्देश ऐसे हैं जिसको खुद ही मुस्लिम समाज के लोगों को फॉलो करना चाहिए। पुलिस की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो ये ठीक नहीं है। सरकार ने एक बात कह दिया और आप उस हिसाब से पालन करें, ये कानून व्यवस्था की बात होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो संघ प्रमुख भी जाकर के वहां जो करेंगे, ये इस डायरेक्टली पॉलिटिक्स में तो क्या इन्वॉल्व करे होंगे संघ प्रमुख, लेकिन वो एक चुनाव के पहले इस तरह की यात्राओं से भी एक माहौल बनता है। चलिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक उससे पहले एक बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मैं सज्जन जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आप तो चुनाव में अभी कुछ दिनों बाद लग भी जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया। विंध्याचल में दर्शन पूजन के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, योगी जी हैट्रिक लगाएंगे। और तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया कि वो अखिलेश यादव के साथ नहीं, तेज प्रताप यादव के इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूं।
और जहाँ तक की बात है कि आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा ही होगा किस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, और हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में, या तो हार होता है या तो जीत होता है। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार यहाँ बनाने का काम करेंगे। अच्छा संजन जी, इनकी बातों पे आप कितने सीरियसली इसको ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं हैट्रिक की बात को ले रहा हूं। जो हैट्रिक की बात आ रही है, वो हैट्रिक के लिए जो पूर्वांचल का इलाका है उत्तर प्रदेश में, जहां पर काफी डेंट लगा था 2024 के चुनाव में, क्या अब संघ प्रमुख का वहां पर जाना और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को इकट्ठा करना है, ये कितना बड़ा एक चैलेंज रहेगा या चैलेंज नहीं है? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे मोहन भागवत संघ प्रमुख के तौर पे जाते हैं तो बीजेपी का देखिए वो एक जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसकी कई शाखाएं हैं। बाकी पार्टियों में क्या होता है कि एक उनका कार्यकर्ता पार्टी का जाता है या युवा जो उनका विंग होता है उसका आदमी जाता है। यहाँ पे आपको एबीवीपी के लोग भी जाएंगे कि वोट डालिए, बीजेपी वाले जाएंगे, युवा मोर्चा वाले जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले जाएंगे, संघ के लोग जाएंगे, और ये सब सुबह से उठ के लग जाते हैं। तो ये जो मल्टीप्लायर वाली सिस्टम जो बीजेपी का तंत्र है ना, ये बहुत ही जो संगठन की शक्ति है, उसमें मोहन भागवत जब आ रहे हैं तो संघ से जुड़े सारे के सारे जो तंत्र हैं वो उसमें सक्रिय हो जाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा देखिए, हैट्रिक लगने वाली है, मतलब तार्किक तौर पे सोचे तो अभी दिख नहीं रहा है कि विपक्ष के पास कोई 2024 एक अपवाद की तरह दिख रहा है। जो 17 के बाद से पूरा एक अपवर्ड मोमेंटम है 24 के, और 24 के पहले 22 में देखिए, उसका 22 से तुलना कीजिए तो ओम प्रकाश राजभर जो है पूर्वांचल में, वो राजभर कम्युनिटी में थोड़ा धक्का लगा स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण। अगर गोरखपुर वाले एरिया में चले जाएं तो मौर्य कुशवाहा लोगों में थोड़ा बहुत डेंट हुआ था। अभी आप देखिए तो राजभर तो पूरी तरीके से अखिलेश को लेकर अटैक कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं। उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का इंपैक्ट धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। तो नैरेटिव को लेके योगी बहुत ज्यादा घिरते हुए कहीं नजर आ नहीं रहे हैं। अब बात मुझे लगता है हैट्रिक में ये होगी कि हैट्रिक तो होगी, मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन 2017 वाला फिर से 300 प्लस जाएगा या 240 वगैरह? सपा कितना क्रेडिबल नंबर के साथ अपोजिशन? आपके 2024 की जो बात है ना, उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। 2024 में बंगाल में बीजेपी के मुझे लगता है कि 2000 उससे पहले 19 के मुकाबले सीटें कम हुई थी, 18 से 12 हो गई थी। बिल्कुल, लेकिन 2026 में जब चुनाव हुए तो बंगाल में क्या हुआ सभी ने देखा। अब बंगाल में सोचिए कि अभी हाल ही में फौल्ता सीट में उपचुनाव हुए, अब वहां के जो रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। अभिषेक बैनर्जी के गढ़ में डायमंड हार्बर के साथ वाली सीट पर बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो 1,09,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता है। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनाव के पीछे हटने का ऐलान करने वाले तृणमूल कैंडिडेट जहांगीर खान चौथे नंबर पर आए, उनकी जमानत तक जब्त हो गई। अब टीएमसी की हार पर पार्टी में कलह शुरू हो गई है। अब टीएमसी उन पर विश्वासघात के आरोप भी लगा रही है। This was a betrayal by Jahangir Khan of the party, because if he had withdrawn before last date of withdrawal, then Trinamool Congress could have put up a good candidate and there would have been proper fight. Jahangir Khan, our candidate, was threatened or cajoled or pressurized to withdraw. He could not withstand the pressure. Though I do not know of the actual ground situation, Abhishek Banerjee would be in a position to speak in details about this, since he is the MP from that area. और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर भी बगावत के सुर सामने आने लगे हैं। ममता बनर्जी को चुनाव में हार के बाद एक और बड़ा हार झेलना पड़ा है। ममता की करीबी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे उन्होंने पार्टी के कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। काकोली घोष ने अपने इस्तीफे में चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को जमीन से जुड़े और समर्पित पुराने कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी राजनीति पर वापस लौटना चाहिए, ना कि अस्थायी बाहरी संगठन के भरोसे रहना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो संस्था काम किया और आगे जैसा हमें गाली दिया है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे ऊपर दबाव डाला, ये काम करने का तरीका नहीं है। वो जहां जाएगा मुझे लगता है चुनाव में वो खतरनाक रिजल्ट पैदा करेगा। अब यहाँ पर देखिए कि फौल्ता की सर अजीत जी सीट में बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो टीएमसी के हैं उनको मिला है सिर्फ 7,783 के करीब वोट,
अब परसेंटेज में देखा जाए तो 3% वोट मिला है, बीजेपी को यहाँ पर 71% वोट मिला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीएम को 40,000 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 10,000। तो जो मुस्लिम समुदाय जहां पर 33% है, क्या ये जो मुस्लिम है, अब उन्होंने कांग्रेस को भी साथ छोड़ दिया? अब राहुल गांधी तो बोल रहे थे ना खुल के मुस्लिमों के समर्थन में आइए, यहाँ तो लोग वापस सीपीएम के पास जा रहे हैं, उन पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो शिफ्ट ऑफ मुस्लिम वोट है क्या, रिवाइवल हो रहा है सीपीएम का? ये एक सीट का मामला है ये, और इस सीट पर हम लोग यही चर्चा किए थे कि अपोजिशन ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। अगर हार करके इतना मनोबल गिरा, अगर ये लोग थोड़ी हिम्मत दिखाते, बात करते, जैसे जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया कि हम नहीं लड़ेंगे, वैसे तृणमूल की तरफ से अप्रोच किया जाता कांग्रेस को भी और सीपीएम को भी कि कोई एक कैंडिडेट कॉमन जिसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको हम लोग सब लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, तीनों कैंडिडेट वहां मैदान में रहे। मुसलमान जो है वो बड़ी समझदारी से वोट करता है। उसको लगा कि अगर हम सीपीएम का हिंदू कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी मुस्लिम कैंडिडेट था, अब्दुल रहमान मुल्ला थे और जहांगीर खान का नाम था, उसको लगा कि कुछ हिंदू वोट मिल सकता है उसको, शंभुनाथ कुर्मी को जो सीपीएम के कैंडिडेट हैं, तो वो उनकी तरफ गया कि इसको हम लोग इसके पीछे खड़े होते हैं, ये हिंदू वोट कुछ ले आएगा तो जीत हार का मार्जिन हम लोग उसको थोड़ा बैलेंस करेंगे। जीत जाएंगे ये तो नहीं था, स्थिति नहीं थी, कभी भी जीत जाने की स्थिति नहीं थी। वहां जीतने का अंतर जो है 1,09,000 का, ये कम हो सकता था। तो अपोजिशन एकदम बिखरा रहा, वो लोग रहे, और मुसलमान टैक्टिकली वो गया, हिंदू कैंडिडेट था सीपीएम का, इसके लिए उसके खिलाफ। सर इसी पे नहीं, यही है सज्जन जी, क्योंकि आप तो इस चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं। 33% जहां पर मुस्लिम आबादी है वो टीएमसी के साथ नहीं जा रही है, वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रही, जो खुल के कांग्रेस जो है मुस्लिमों के लिए हितैषी बन के घूम रहे हैं, सीपीएम के पास जा रही है जिसका कैंडिडेट भी हिंदू है। तो यही है ना जो सवाल है कि क्या बंगाल में एक बार वही रिवाइवल हो रहा है जो इससे पहले रहा है, टीएमसी से पहले का? मुस्लिम जाएंगे उनके पास? आंशिक तौर पे विपक्ष की भूमिका में कौन रहेगा, ये बहस इस चीज का है। पहला देखिए कि टीएमसी एक डूबती हुई जहाज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ना कोई पार्टी की विचारधारा है, ना तो कोई एक संगठन उस तरीके का है जिसमें कमिटमेंट हो। ये सारे के सारे बेनिफिशियरी एक साथ जुड़े थे सिंडिकेट में, अब जैसे ही सत्ता गई है ये सब के सब भागेंगे जहां भागे, तो टीएमसी डूबेगी। अब उसका बीजेपी वहां की हेजेमोनिक पार्टी है, अपोजिशन में कौन होगा, इसमें मुस्लिम स्ट्रेटजी आप देखिए। आने वाले टाइम में क्या होगा हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी एक चीज है कि मुस्लिम केवल मुर्शिदाबाद जैसे जिलों को छोड़ते जहां पे 70% 80% मुस्लिम है, जहां भी मुस्लिम 30% 40% है, वहां पे वो उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देगा जो हिंदू चेहरा है। वो ये देखेगा कि जो विपक्षी पार्टी है हमारे अलावे किसी और पार्टी से वोट पा रही नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी असफलता क्या होने जा रही है कि लोग असम से लेके केरला तक धीरे धीरे वो लोगों के जहन में मुस्लिम्स की पार्टी के तौर पे अपनी छवि बना रही है। तो जब मुसलमानों को भी लगेगा कि साहब हमारा वोट आपको मिलेगा, लेकिन प्लस क्या है, तब आप जीतेंगे ना। हर कोई जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाता है। वैसे स्थिति में देखिए सीपीएम तो कहीं था ही नहीं, संगठन इतना कमजोर था, फिर भी उन्हें 40,000 41,000 वोट मिला। देखिए ना मुर्शिदाबाद का मैंने जिक्र किया, डोमकॉल में सीपीएम ने जीत लिया, वहां पर सीट जीत ली, वहां पर अच्छी मार्जिन से जीते हैं। लेकिन इस मामले में जैसा बता रहे हैं कि कांग्रेस जहां खुलकर मुस्लिम हितैषी पार्टी बनकर सामने आ रही है, लेकिन इस बीच आप देखिए कि बीजेपी का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वो अपने हिंदुत्व के लाइन से नहीं हट रही है। और कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। धार से हिंदुत्व को नई धार मिलने की तैयारी या देखने को मिल रही है। धार की भोजशाला को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव धार की भोजशाला का दौरा करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है कि मंदिर घोषित किए जाने के बाद सीएम मोहन यादव पहली बार आज भोजशाला में पूजा करने वाले हैं। मां वाग देवी की पूजा करने के बाद सीएम यहां पर मोहन यादव भोजशाला को कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। दरअसल भोजशाला को हाईकोर्ट ने मां सरस्वती मंदिर के रूप में मान्यता दे दी है। 15 मई के बाद से भोजशाला में लगातार पूजा हो रही है। पिछले जुमे को पहली बार भोजशाला में नमाज की जगह मां वाग देवी की पूजा हुई, विधि विधान के साथ पूजा की गई। हिंदू संगठनों की मांग है कि भोजशाला कानूनी तौर पर हिंदू मंदिर बन चुका है, तो ऐसे में इसे विकसित करने का काम होना चाहिए, यहां सरस्वती लोक बनना चाहिए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने भोजशाला में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर बनने की भी मांग की है। बताया जा रहा है कि आज भोजशाला में पूजा करने के बाद सीएम मोहन यादव इन मांगों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अजीत जी, शायद ये पहला मौका होगा जब कोई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भोजशाला का दौरा कर रहे हैं, और ये एक बड़ा संकेत भी है, ये क्या संदेश भी है? नहीं, बहुत साला मतलब हिंदू पूजा करते थे पहले भी, लेकिन उसमें चेंज सिर्फ ये हुआ है कि पहले मुसलमान भी नमाज पढ़ते थे। तो अब ये चेंज हुआ है कि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि मुसलमान नमाज अब यहाँ नहीं पढ़ सकते। मुख्यमंत्री का तो बनता है ना, जा रहे हैं तो बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मतलब हिंदू मंदिर घोषित हो गया, आधिकारिक रूप से मुसलमान को नमाज से रोक दिया गया, और इस बार फ्राइडे को जुम्मे की नमाज नहीं हुई है वहाँ। तो उसके बाद मुख्यमंत्री का जाना एक अच्छी बात है कि वो जा रहे हैं, एक मैसेज होगा। और ये जो जैसे महाकाल लोक बना है, उस तरह से सरस्वती लोक बनाने की, एक कॉरिडोर बनाने की
जो रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने की, वहाँ बाकी चीजें बनाने की जो बातें हो रही हैं, इसके बारे में मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा करेंगे। हालांकि ये अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस हाई कोर्ट के फैसले को रोके नहीं, सुनवाई चलती रहे। वो क्या होगा वहां हम लोग अभी उसको स्पेकुलेट न करें, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं। वहां बड़ी घोषणाएं करेंगे। जिस तरह से उज्जैन में महाकाल लोक बना, सरस्वती लोक बनाने की मांग हो रही है, अब कुछ और उसमें उसका सौंदर्यीकरण करने की, कॉरिडोर बनाने की अगर वो घोषणा करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बिल्कुल। और ये मध्य प्रदेश ऑलरेडी एक गुजरात की तरह एक स्टैब्लिश हो गया। मध्य प्रदेश नया गुजरात है, हम लोग ये मानते हैं। अच्छा। और इस तरह की चीजों के बाद वो और कंसोलिडेट होगा, भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन और कंसोलिडेट। ठीक है, चलिए यहां पर ही मुझे विराम लगाना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सज्जन जी, अजीत जी।